हे एवरीवन, कैसे आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइज़ वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में। क्रिटिकल रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करने हैं बैंकिंग और एसएससी एग्जामिनेशंस के लिए या फिर उन एग्जामिनेशंस के लिए जिसमें क्रिटिकल रीजनिंग पूछा जाता है। ठीक है, साथ में हम बात करेंगे कि इसको जो है सोर्सेज क्या रहने वाले हैं और जो भी सोर्सेज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन उनको अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, अगर आप बिगनर हैं या मान लीजिए कि आप ट्राई करते हैं लेकिन फिर भी आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इस टॉपिक में, तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है। सारी चीज़ों को, सारे एस्पेक्ट्स को मैं क्लियर करने वाली हूँ। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। अदरवाइज़ आपका डाउट एज इट इज़ बना रहेगा। और दूसरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, तो अब चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ है क्रिटिकल रीजनिंग है क्या चीज़, कि ये जो लॉजिकल रीजनिंग होता है ना, लॉजिकल रीजनिंग का ही एक पार्ट होता है क्रिटिकल रीजनिंग। ठीक, क्रिटिकल रीजनिंग का मतलब होता क्या है थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, थिंकिंग, आप किस तरीके से किसी चीज़ को अप्रोच करते हो, उसके बारे में क्या थॉट्स रखते हो, है ना, कितना वाइड आपका थिंकिंग है। देखो, एक चीज़ को सोचने के दो तरीके होते हैं। मान लो एक सिचुएशन है, उसको सोचने के दो तरीके होते हैं। एक पॉजिटिव होता है उसका पहलू और एक नेगेटिव पहलू होता है। ठीक है, अब आपको न्यूट्रल रह करके उस सिचुएशन के वो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स को सोचना है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं एक सिंपल शब्दों में, कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है। ठीक है, तो ये मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं उन टॉपिक्स की। तो सबसे पहले इसके अंदर पूछा जाता है एग्जाम्स में स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इसी को ही बोलते हैं इन्फेरेंस, इन्फेरेंस बेस्ड। ठीक है, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट एंड डिसीजन मेकिंग। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्रिटिकल रीजनिंग के या लॉजिकल रीजनिंग के, जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, अब एक छोटी सी बात यहाँ पे मैं बताऊँगी। एक चीज़ देखी है कि मेंस के अंदर कहीं ना कहीं मैं हर एक एग्ज़ाम देने के बाद में एक लर्निंग लिस्ट बनाती हूँ कि मैंने इस एग्ज़ाम से क्या सीखा। तो इस एग्ज़ाम से मैंने क्या सीखा पर्टिकुलर एग्ज़ाम से, तो मैंने ये देखा कि यार रीजनिंग में हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं मेंस के अंदर। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा और अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं इस सेक्शन को ना छोड़ करके, क्योंकि एक अभी मैंने रिसेंटली एक मॉक लगाया, उसके अंदर मैंने ट्राई किया कुछ क्वेश्चंस, तो वो मुझसे बने विदाउट, अभी मैंने थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया, तो उस वक्त पे मैंने ट्राई किया और मुझसे वो क्वेश्चंस बने, मुझे इंटरेस्टिंग लगे। तो मैंने कहा यार 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हम छोड़ के आ रहे हैं एग्ज़ाम के अंदर, यार इसको भी हम अगर अप्रोच करते हैं जितना भी हमसे बन पा रहा है एग्ज़ाम में, तो और जिसके बारे में हम श्योर हैं, तो अगर हम उसको अप्रोच करते तो हमारे मार्क्स अच्छे ही हो जाएंगे और सिलेक्शन में हमको बूस्ट ही मिलने वाला है। ठीक है, कोई चीज़ ये तो गलत है नहीं, और इसीलिए इस पे वर्क करना चाहिए। तो मैंने अभी तक इन टॉपिक्स में से स्टार्ट किया, धीरे धीरे आर्ग्यूमेंट्स एंड अजम्पशंस को करना स्टार्ट किया। बेसिकली एक क्या होता है ना, कंसेप्ट हो जाए ना तो और अच्छी बात ही क्या होती है। ठीक है, तो मुझे लगा आपके साथ में ये चीज़ शेयर करना चाहिए और आप लोगों के डाउट्स भी थे। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि सबसे पहले इसके बेनिफिट कहाँ पे है। अगर आप एक बिगनर हो तो मैं आपको बता दूं कि मेंस में इसके क्वेश्चंस आते हैं, और पीओ लेवल का जो प्री का पेपर है ना, कुछ भी एक्सपेक्टेड है उसके अंदर आजकल का ट्रेंड के हिसाब से। तो मान लो कि एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ के पेपर में भी आपको देखने को मिल सकता है, और वो भी प्री के अंदर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये मेंस का पार्ट होता है, मेंस के अंदर आते हैं आपके पास में ये चीज़ें। ठीक, अब दूसरी चीज़ इसका बेनिफिट कहाँ पर होता है कि अभी आपको पता होगा कि एसबीआई पीओ के अंदर साइकोमेट्रिक टेस्ट हुआ था। ठीक है, साइकोमेट्रिक टेस्ट के जब मैंने रिव्यू लिए कुछ स्टूडेंट्स के, जो हमारे ग्रुप के अंदर भी हैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स का भी ये था पीओ का एग्जामिनेशन, तो उन्होंने ये बताया कि बेसिकली जो लॉजिकल रीजनिंग है, क्रिटिकल रीजनिंग है ना, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस थे, मतलब आपको न्यूट्रल होकर के आंसर्स देने थे। ठीक है, तो इसलिए वहाँ आपका बेनिफिट रहता है। और इंटरव्यू के अंदर जब आपसे सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछ लेता है, ठीक है, जब सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछ लेता है तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आपकी काम करती हैं। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं, और इतने सारे बेनिफिट होने के बाद में, और सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बताया सिलेक्शन में इम्पॉर्टेंस रखता है। जिसको हम छोड़ दे रहे हैं वही हमारा मे भी हो सकता है कि सिलेक्शन से 1-2 नंबर इसी वजह से हमारा पीछे रह रहा हो। ठीक है,
तो अब इस वाले क्वेश्चन को एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे कोर्ट के अंदर एक क्या है, केस चला गया। अब कोर्ट के अंदर केस चला गया तो जो जज होता है वो क्या करेगा, दोनों वकील जो भी पार्टीज़ हैं, बोथ पार्टीज़ की क्या सुनेगा, दलील सुनेगा, ठीक है। मतलब जो भी उनकी वार्ता है, यानी कि उनके जो भी बेसिकली इसको दलील ही बोला जाता है, वो सारी की सारी उनकी गवाही वगैरह सुनेगा। उसके बाद में जो सिनेरियो बनता है उस के बेसिस पे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में देख करके अपना क्या करता है, डिसीजन देता है। ऐसा थोड़ी ना करते हैं कि नहीं यार ये पार्टी ए वाले मेरे नोन हो रहे हैं तो हम एक काम करते हैं इनके नोन के पक्ष में, चाहे वो क्रिमिनल ही क्यों नहीं, उनके पक्ष में फैसला सुना देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं वो, ऐसा नहीं होता है ना। इसका मतलब जो स्टेटमेंट्स उनके सामने रखे गए हैं वो बस उसी चीज़ को सोचते हैं, ना तो वहाँ आपकी पर्सनल लाइफ आती है, ना उनका कोई कॉमन सेंस आता है, ना उनके कोई फैक्ट्स आते हैं, ना वहाँ पर वो लॉजिक्स का यूज़ करते हैं। वो जस्ट स्टेटमेंट देखते हैं, उसी दायरे के अंदर उसको सोचते हैं और फिर अपना आंसर या अपना डिसीजन देते हैं। तो इसीलिए हमको यहाँ पे अपने लॉजिक्स को और फैक्ट्स को और कॉमन सेंस को यूज़ नहीं करना होता है। हमको जो बोल रखा है ना स्टेटमेंट्स में, बस उसी दायरे में हमें सोचना होता है। बस स्टेटमेंट को परम सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ मानते हुए उसी के हिसाब से हमको क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। अब ये डायरेक्शंस ज़रूर आप पढ़ लेना कि आपसे पूछा गया क्या है, आर्ग्यूमेंट्स पूछा है, अजम्पशन पूछा है, या फिर आपसे कोर्स ऑफ एक्शन पूछा है, कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इंस्ट्रक्शंस ध्यान से नहीं पढ़े तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों के अंदर हमें क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसको समझने का दूसरा तरीका लेते हैं कि इंग्लिश में अगर आपने डिस्क्रिप्टिव का पेपर दिया होगा तो वहाँ पे आता है एक टॉपिक आपका प्रेसी का टॉपिक आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसा आपको दिया जाता है। फिर आपको क्या करना होता है, मैंने कई बार अपने डिस्क्रिप्टिव के टॉपिक में भी वीडियो में भी उसको बताया है, आपको सजेस्ट किया है कि आपको एक जो आरसी दिया हुआ होगा आपको जस्ट उसको रीड आउट करना है, उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, वो क्या चीज़ बोल रहा है, ठीक है। फिर अपने शब्दों में लिखना है। मान लो कि उन्होंने बीजेपी वर्सेस कांग्रेस पे वो चीज़ दे रखी थी, ठीक है, और फिर वो जो आरसी था वो पूरा का पूरा बीजेपी के फेवर में जा रहा था, बट आपकी पसंदीदा पार्टी कौन सी, कांग्रेस। तो आप ये नहीं करोगे कि आपको तो कांग्रेस पसंद है तो आप अपने फैक्ट्स डाल दो कांग्रेस को लेकर के कि नहीं कांग्रेस ऐसे, अपने ओपिनियन डाल दो, अपने लॉजिक्स डाल दो कि कांग्रेस को क्यों पसंद किया जाए। नो, ऐसा नहीं कर सकते। वहाँ आपको न्यूट्रल रहना है और आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो बीजेपी है ना उसी को परम सत्य मानते हुए उसी के हिसाब से आपको वो राइटिंग करनी होती है। बस वही काम यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इसीलिए इसको समझने का इससे बेहतर तरीका आपको मैं एग्जांपल नहीं दे सकते। मैंने 2 एग्जांपल्स दिए, आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको अपने लॉजिक्स ये सारी चीज़ें पीछे रखनी होती है, ठीक है। सबसे आगे क्या रखना है, स्टेटमेंट ही क्या है, हम लोगों का परम सत्य है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है ना। अभी हम बात कर लेते फ्री सोर्सेज हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं जो मैं सोर्सेज आपको बताने जा रही हूँ। अब आप ध्यान से सुने, ठीक है। देखो, हर एक टॉपिक का कंसेप्ट, सबसे पहले क्या आता है आपका कंसेप्ट, देन आपकी क्या आती है प्रैक्टिस। ऑलराइट, सो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। अगर आप कंसेप्ट नहीं सीखोगे, कुछ पॉइंटर्स आपको ध्यान रखने हैं, नहीं सीखोगे तो आपसे गलती होगी, डेफिनेटली होगी, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी टॉपिक्स हैं उनका कंसेप्ट क्या वीडियो, उसका लिंक जहाँ से मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक बार उस वीडियो को देखना है आपको जिसमें उन्होंने कंसेप्ट्स के साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करा रखी है कि कौन सा कंसेप्ट कहाँ कहाँ पे लग रहा है। और ये नहीं है कि सिर्फ एक ही टॉपिक का मैं वीडियो दे रही हूँ आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है, या शेयर कर रही हूँ इवन। तो वो सारे टॉपिक्स पर्टिकुलर जितने भी मैंने यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हैं, 6 के कंसेप्ट भी हैं, साथ में उनका प्रैक्टिस है, वो अप्रोच भी बता रहे हैं उसके अंदर कि कैसे आपको अप्रोच करनी है, अलग अलग साइट्स के हैं। तो वो मैं लगा दे रही हूँ आपके कहाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अलावा टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं उनको पिन करूँगी, क्योंकि कई बार होता है लिंक वर्क नहीं करता है, तो मैं दोनों जगह रखूँगी ताकि आप आराम से क्या कर सको, इनको एक्सेस कर सको। ये वन टाइम कंसेप्ट आपने सीख लिया ना, उसके बाद में छोटे छोटे क्वेश्चंस उठाने, पहले प्रैक्टिस के लिए, पहले इन वीडियोज़ को देख लोगे, फिर प्रैक्टिस के लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस उठाने, फिर आप जा करके अपना जो है किसी PDF से, किसी बुक से कर सकते। तो एक चीज़ ये हो गई, ठीक है। उसके बाद में क्या किया है, मैंने 2 वीडियोज़ ऐसे डाल रखे हैं वहाँ पे कि
एक बार जब आपने पर्टिकुलरली हर टॉपिक के कंसेप्ट्स एंड प्रैक्टिस वीडियो देख लिया, देन आपको क्या करना है, सारे टॉपिक्स के मिक्स में एक वीडियो मैंने डाल रखा है। एक हर्षल सर का मैंने डाला है और एक आपका कपिल सर का डाला हुआ है मैंने, ठीक है। और बेस्ट वीडियोज़ हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने देखा है उसको। तो उन वीडियोस से एक बार क्या हो गया कि आपने पर्टिकुलर कर लिया, देन आपने दूसरे टीचर्स से भी किया, तो वो आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप अप्रोच करोगे ना, डेफिनेटली आपको बूस्ट देखने को मिलेगा अपना इस प्रिपरेशन में, ठीक है। अब उसके बाद में मैं एक बात बताती हूँ आपको कि इतना हो जाएगा, उसके बाद में मॉक में भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा जब चीज़ें बनने लगेंगी ना। लेकिन इस थोड़ा सा टाइम तो लेगा, ठीक है। कोई भी चीज़ सीखते हो तो टाइम लेगा, ऐसा नहीं कि एक स्टेटमेंट, एक चीज़ आपने सीख ली बस आपने फिर अप्लाई करना शुरू कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं कर पाओगे ना आप। फिर उससे क्या कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है जब वो चीज़ें प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो इसलिए थोड़ा टाइम दीजिएगा इनको। एक बार ऐसे तरीके से जैसे मैंने बताया वैसे करोगे ना तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा देखने को, ठीक। उसके बाद में आपको क्या करना है, मॉक के अंदर भी आप अटैम्प्ट करो ना इन क्वेश्चंस को, क्योंकि आपको हैबिट रहेगी वहाँ लंबे लंबे से आरसी जैसे रहेंगे, तो आपको हैबिट रहेगी रीडिंग की हैबिट रहेगी, तो फिर डेफिनेटली बात है कि आप एग्जाम के अंदर भी उस चीज़ को कर ले जाओगे। बट हाँ, वो अल्टीमेटली चॉइस होता है कि मान लो 5 क्वेश्चन है, उसमें से कोई एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन है ट्रिकी आएंगे एग्जाम के अंदर कि आपसे नहीं बन पा रहे होंगे, ठीक है। तो उस केस में हमको या टाइमिंग का प्रॉब्लम होगा, तो उस केस में जितने बन पा रहे हैं वो भी बेहतर ही है ना हमारे लिए, ठीक है। कम हमारे लिए कोई नुकसान वाली बात नहीं है ना, ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक। अब उसके बाद में मैं अपनी अप्रोच बताऊं तो अप्रोच तो मेरी सेम है, लेकिन मेरा जो सोर्स है ना वो मैं यूज़ कर रही हूँ। एक मैगज़ीन आती है जिसका आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ब्लिंक हो रहा होगा, वो मंथली मैगज़ीन आती है बीएससी, और बीएससी के अंदर आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स आते हैं प्री मेंस के, और साथ में जो भी एग्ज़ाम नियर होता है ना उसके पेपर्स आते हैं। तो इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग जो है ना प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करती हूँ मैं, ठीक है। तो उससे क्या है ना, वो हेल्प मेरे को मिलने लगे, तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। बाकी अगर आप चॉइस है आपकी वो यूज़ करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज़ पीडीएफ्स वगैरह भी आपको बहुत मिल जाएंगी, तो आराम से आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और नहीं तो सबसे बेस्ट क्या है, क्विजेज है। क्विजेज आपको फ्री मैंने बता रखी है, अड्डा, ग्रेड अप और प्रैक्टिस मॉक पे मिल जाएंगी। और उससे भी बेस्ट बताऊँ, इतने सारे आपने मेंस मॉक दिए होंगे जिसमें आज तक आपने क्रिटिकल रीजनिंग को टच नहीं किया है ना, उसके अंदर वो क्वेश्चन जाके करो। पहले विदाउट टाइमर करना, धीरे धीरे जब हैबिट बनने लगे और चीज़ें होने लगे ना, तब वो इंटरेस्टिंग बनेगा, फिर आप टाइमर के साथ में उसको कर सकते। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे प्यारी चीज़ मैं बोलूँगी कि यहाँ पे आपको रीडिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। रीडिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, मेरी बात है रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर की है, ठीक है। इंग्लिश न्यूज़पेपर आपको रीड करना है, क्योंकि रीडिंग करने से आपको क्या बनेगी, अंडरस्टैंडिंग बनेगी। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हिंदी तो हम फ्लुएंट हैं ही, हिंदी बहुत कॉमन है, तो हर स्टेट में कहीं ना कहीं यूज़ हो रही है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में हम इतने फ्लुएंट नहीं होते हैं, तो हमको क्या करना है कि रीडिंग तो करनी है। अब रीडिंग में मैं ये नहीं बोलूँगी कि एडिटोरियल ही जाके पढ़ो, नहीं, आपका जो सेक्शन में आप मतलब आपको अच्छा लगता है, इंटरेस्ट लगता है, लाइक स्पोर्ट्स सेक्शन हो गया, या फिर आप ये बोल सकते हो कि आपको एंटरटेनमेंट अच्छा लगता है, वो सेक्शन कर लो आप, या आपको इकोनॉमिक न्यूज़ में इंटरेस्ट आता है, वो आप कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, 1 पैराग्राफ पढ़ो, 2 पैराग्राफ पढ़ो, लेकिन बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करो, जिसके अंदर ग्रामर भी देखो, जिसके अंदर आप रूल्स अप्लाई भी करो, जिसके अंदर आप वॉकैब्स भी करो, ठीक है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब सेंस आने लगेगा ना, वो चीज़ जब समझ में आने लगेगी ना, तो आप कई बार ऐसे पैसेजेस आ जाते हैं, आपको पता है, कई बार ऐसे पैसेजेस आते हैं जिसके अंदर क्या दिया हुआ होता है कि यार फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ कि ये जो एक्ट्रेस थी, इनके साथ में ये केस हो गया था और इन्होंने इनके केस में ये चीज़ हुई थी, ठीक है। तो वहाँ हमारा माइंड काम करने लग जाता है, यार ये चीज़ गलत होकर के ये भी इसका ऑल्टरनेट हो सकता था। तो वो अंडरस्टैंडिंग कब बन रही है आपकी, जब आप रीडिंग कर रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको यहाँ हेल्प करेंगी। लेकिन अभी आपका क्वेश्चन आएगा कि मैम आपने तो बोला हम अपने लॉजिक्स यूज़ नहीं कर सकते, फिर इस रीडिंग का यहाँ लगाने का क्या फ़ायदा होगा। वो फ़ायदा ये होगा कि ये बात बिल्कुल सही है कि आप अपने लॉजिक्स और इफेक्ट्स यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन माइंड का वर्क करना तो ज़रूरी है ना। जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है उसके आसपास इर्द गिर्द तो सोचना ज़रूरी है ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसको कॉम्प्रीहेंड करना तो बहुत ज़रूरी है ना, इसीलिए ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बताऊँ, इंग्लिश में आपकी हेल्प रहेगी कैसे, देखो यहाँ पे एक मैंने आपको बताया टॉपिक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को बोला जाता है इन्फरेंस बेस्ड, ठीक है।
आपको पता है मेंस के अंदर इसके बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने लग रहे हैं अभी, ठीक है। IBPS, PO, SBI, PO एंड IBPS के एग्जामिनेशंस, बैकिंग एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेगा। छोटा सा RC होता है और उस पर आपको बोलता है कि आप सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है, लॉजिकली आपको सोचना होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको इंग्लिश में भी हेल्प मिल रही है और आपको यहाँ रीजनिंग में भी हेल्प मिल रही है, ठीक है। ये बेनिफिट हुआ। दूसरी चीज़ यहाँ देखना आप कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट का अगर आपने पढ़ा होगा इंग्लिश के अंदर तो कंजंक्शन या फिर मैं बोल सकती हूँ स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स आपने पढ़े होंगे, वहाँ इसका इम्पैक्ट आता है, ठीक है। कि कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है। कॉज का मतलब रीज़न होता है, कारण होता है, और उसके कारण की वजह से कोई परिणाम आता है जिसका मतलब होता है इफेक्ट, ठीक है। तो ये इंग्लिश में भी काम आ रहा है, हिंदी में भी काम आ रहा है आपको, ठीक है। एक छोटा सा सजेशन आपको देना चाहूँगी मैं यहाँ पे कि देखो, जो एक कॉमन क्वेरी निकल के आती है कि मैम इसको है ना इंग्लिश में सॉल्व किया जाए या हिंदी में सॉल्व किया जाए। देखो, ये आपकी टोटल चॉइस रहेगी कि आप कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। मान लो आप रीजनिंग जो है वो हिंदी में जो है अटैम्प्ट करते हो, सारी पजल्स वगैरह, बट सर्टेन क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो, लैंग्वेज चेंज करते हो एंड फिर अटैम्प्ट करते हो। जैसे इंग्लिश में कौन से, मान लो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ के कोई क्वेश्चंस आ गए जो कि आप क्या करते हो, इंग्लिश में करते हो। तो यार इसके अंदर भी सेम यही रहेगा कि अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में करो, अगर आप इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करके करना चाहते हो, इंग्लिश में इसकी लैंग्वेज समझना आसान हो जाता है, ठीक है, अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है, तो उस केस में फिर आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश में कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। और मैं जो करती हूँ ना वो मैं इंग्लिश में करती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मुझे इंग्लिश में अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये एक सजेशन रहेगा, बाकी यहाँ कोई ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है कि आपको हिंदी करना है और इंग्लिश करना है। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हुई होगी आपको। लिंक कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में एंड टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना आपको। वहाँ डेली अपडेट्स मैं डालती रहती हूँ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही होती हैं, ठीक है। साथ में आपका दूसरा टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है कि वहाँ करंट अफेयर्स की क्विजेज़ आपको मिल जाती हैं, ठीक है, वीकली। और अभी तो हमने अप्रैल से स्टार्ट कर दिया कि डेली क्विजेज़ मिल जाएंगी करंट अफेयर्स की। और उसके साथ में अगर मैं आपको बताऊं कि इंश्योरेंस वॉइस नोट्स जो है वो क्विक रिवीजन में करवाती हूँ। अभी तक 6 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं और वो आपको मिलते हैं हिंदी और इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो ये जो सीरीज़ रहने वाली है वो LIC ADO तक रहने वाली है, इंश्योरेंस अवेयरनेस की। तो अभी आप उसको भी सुन सकते हो, उससे भी आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इंश्योरेंस को लेकर के, और काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो एक बार आप ज़रूर विजिट करें उसको। एंड अगर आपको सेशन पसंद आया है, ठीक है, इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव सेशंस चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना कि नेक्स्ट जो सेशन है वो किस टॉपिक पर आप चाहते हैं, पहली चीज़ तो। और दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, मैक्स टू मैक्स आप जिस भी ग्रुप में एडेड हैं वहाँ आप शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये चीज़ पहुँचे। आपको पसंद आया सेशन तो लाइक ज़रूर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो टाइमली मिल सके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करना।